Hello everyone, welcome to the channel. From today we start a series of Indian Penal Code. इंडियन पिनल कोड में हम आज सबसे पहले जो है वो टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करेंगे कि इंडियन पिनल कोड की एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में। इसमें हम सेक्शन 1 to 5 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 to 5 को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि जुरिडिक्शन क्या होता है। तो जुरिडिक्शन इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स आई स्पीक बाय द लॉ। सिंपली स्टेटेड, जुरिडिक्शन मीन्स द पावर और अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ टू हियर एंड डिटरमाइन ए कॉज और ए मैटर। मतलब जुरिडिक्शन जो है वो कोर्ट को एक पावर देता है केसेस को एंटरटेन करने के लिए और उस पर जजमेंट सुनाने के लिए। is a authority grant to the legal body to administer justice। इससे जुरिडिक्शन से बहुत सारे फायदे होते हैं कि कोर्ट को पता होता है कि उनको कौन से केस को एंटरटेन करना है और किस पे उनको प्रोसीडिंग आगे लेके जानी है। अगर देखा जाए तो जुरिडिक्शन जो है वो मेनली दो चीजों पे किया जाता है। पहला तो होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन जो होता है वो एक स्पेसिफिक मैटर के लिए जो कोर्ट्स बनाए जाते हैं वो कोर्ट के पास में पावर होता है कि वो उस स्पेशल मैटर को ही एंटरटेन करेंगे। जैसे कि हमारा फैमिली मैटर होता है, टैक्स मैटर होता है, कंपनी रिलेटेड मैटर होते हैं। ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं जिसका एक स्पेसिफिक पावर एक स्पेशल कोर्ट के पास ही होता है। दूसरा होता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है वो ज्योग्राफिकल लिमिट पे डिसाइड किया जाता है कि किस लिमिट तक के टेरिटरी का जो केस है वो कोर्ट एंटरटेन कर सकता है और उस पर जजमेंट सुना सकता है। आइए अब हम आते हैं आईपीसी की बात करते हैं। तो इंडियन पीनल कोड में जो सेक्शन 1 है वो सिंपली कहता है कि जो इंडियन पीनल कोड है शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है कि 2019 में आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन था जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था उसको रिमूव कर दिया गया है। तो अब वहां का जो क्रिमिनल कोड था उसको रणबीर पीनल कोड के नाम से जानते थे। तो अब इंडियन पीनल कोड जो है वो पूरी इंडिया पे एक्सटेंड होता है और उसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है। नाउ जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। इसका जो सेक्शन 18 में इंडिया डेफिनेशन है उसमें भी अब जम्मू एंड कश्मीर को हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये 2019 के बाद से चेंज हो चुका है। तो सेक्शन 1 जो है आपने देखा वो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है कि इंडियन पीनल कोड जो है वो होल इंडिया पे लागू होगा। सेक्शन 2, 3 और 4 ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से डील करता है। इसमें सेक्शन 2 जो है वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, सेक्शन 3 और 4 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। सबसे पहले हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 जो है वो सिंपली कहता है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन जो कॉन्ट्रेरी है इंडियन पीनल कोड के, मतलब वो एक्ट और ओमिशन जो है वो इंडियन पीनल कोड के अंदर कोई ऑफेंस है, उसको किसी भी पर्सन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एवरी पर्सन लिखा हुआ है, मींस इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंडियन है या किसी अदर कंट्री का सिटीजन है, किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस रिलीजन का है, ये बिल्कुल इमटेरियल होता है सेक्शन 2 में। इसमें जो मटेरियल होता है वो ये होता है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर आपने वो ऑफेंस किया है तो आप इंडियन पीनल कोड के अंदर ही प्रोसिक्यूट होंगे और कन्विक्टेड होंगे। तो इसमें कोई भी पर्सन हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो ऑफेंस किया है तो वो आईपीसी के अंदर लाइबल होगा। अब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें लैंड, रिवर एंड हाई सी विद इन 12 नॉटिकल माइल्स ये भी इंक्लूड होता है। इसकी डिटेल जो डिस्कशन है वो हम आउटसाइड इंडिया के पर्सपेक्टिव में सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये हम देख सकते हैं। आइए हम सेक्शन 2 को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 2 में जो पहला पार्ट है, पहले तो हो गया कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और किसी भी नेशनलिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक्ट और ओमिशन अगर आईपीसी के कॉन्ट्रेरी है तो आप लाइबल हो गए यहाँ पे। दूसरा चीज होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है पर आपने कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन किया है जिसकी वजह से जो क्राइम है वो
इंडिया में हुआ है, जो प्लेस ऑफ क्राइम है वो इंडिया है, तो आप भी इक्वली लाइबल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस समय आप फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे। जैसे कि कॉन्स्पिरेसी है, अबेटमेंट है, इंड्यूसमेंट है, चीटिंग है, ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो अगर आप इंडियन टेरिटरी से बाहर हैं लेकिन वो एक्ट और ओमिशन की वजह से क्राइम इंडिया में हुआ है, तो हमेशा माना जाएगा कि आप भी जो है वो इंडियन पीनल कोड के अंदर ही लाइबल हैं। इसका जो रासनेल है, आप समझिए जो पहला वाला है कि फिजिकली आप प्रेजेंट हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर, और इसमें हम फॉरेनर को भी क्यों इंक्लूड करते हैं, तो जब भी कोई किसी टेरिटरी में एंटर करता है तो वो इम्प्लाइडली कंसेंट देता है कि वो वहां की टेरिटरी, वहां के लैंड के लॉ को एक्सेप्ट कर रहा है और वो वहां के लॉ को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि उस टेरिटरी के अंदर जाने के बाद में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप वहां का लॉ फॉलो नहीं करोगे, तो आप वहां के लॉ का रिस्पेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए ये बनाया गया है कि आप किसी भी नेशनलिटी के हो आप लाइबल होंगे। ये जो दूसरा वाला पार्ट है कि फिजिकली अगर आप प्रेजेंट नहीं हो फिर भी आप लाइबल होगे, इसके लिए एक केस आया था इंडिया में, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें जो एक्यूज्ड था वो पाकिस्तानी सिटीजन था, वो कराची में था और उसने इंड्यूस किया था जो विक्टिम है उसको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, और जो विक्टिम है वो बॉम्बे में था। और उसने ये जब केस जो है वो कोर्ट के सामने आया तो उसने ये प्ली लिया था कि वो इंडिया में ऑफेंस कमिट होने के टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए उसके ऊपर इंडियन पीनल कोड जो है वो अप्लाई नहीं होता है। पर कोर्ट ने कहा था कि कॉर्पोरियल प्रेजेंस जो है वो जरूरी नहीं है। आपके एक्ट और ओमिशन से अगर ऑफेंस इंडिया में हो रही है, प्लेस ऑफ ऑफेंस इंडिया है, तो आपके ऊपर भी इंडियन पीनल कोड इक्वली लगेगा और आप भी लाइबल होंगे। और जो इसमें एक्यूज था वो he was caught in England and brought to Bombay and where he was convicted under section 420 for cheating। इसी तरह एक दूसरा केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएस जॉर्ज, ये बहुत ही फेमस केस है। इसमें जो एक्यूज है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंदर इसको प्रोसिक्यूट किया गया था। तो इसने ये प्ली लिया था कि जो लॉ में चेंजेस हो गए हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं जो है वो लाइबल नहीं हूँ। कोर्ट ने कहा था कि जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है इसका प्ली आप नहीं ले सकते हैं। जब भी आप किसी टेरिटरी में एंटर करते हैं तो आपको वहां के लॉ जो है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो इसमें भी जो एक्यूज्ड है उसको लाइबल किया गया था। तो आप पूरा अगर सेक्शन 2 को देखेंगे तो सेक्शन 2 में जो है वो नेशनलिटी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो इमटेरियल है, जो मटेरियल है वो है प्लेस ऑफ ऑफेंस दैट इज इंडिया, तो आपके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा। सेक्शन 2 के लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर सेक्शन 2 नहीं लगता है। पहले तो हो गए आपके फॉरेन सॉवरेन, ये टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी भी कंट्री की डिग्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये इंडियन क्रिमिनल कोड के जो जुरिडिक्शन है उससे ये एग्जेम्प्टेड होते हैं, उसके बाहर होते हैं, वो इंडियन क्रिमिनल कोड के द्वारा ट्राई नहीं किए जा सकते। फिर आते हैं हमारे एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको कुछ सर्टेन प्रिविलेज और इम्यूनिटीज दी गई हैं, और जो अदर कंट्री के एम्बेसडर्स होते हैं उसमें से एक एग्जांपल है आपका यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, तो ये भी जो है वो कोर्ट के जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्टेड होते हैं। फिर आता है एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज में अगर वो एनिमी जो है वो वॉर टाइम का है, मतलब कि वो एक्ट ऑफ वॉर से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर सेक्शन 2 कभी भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो वॉर से कनेक्टेड नहीं है तो वो आईपीसी के अंदर लाइबल होगा। तो इसमें आप एलियन एनिमी में ये वाला जो है वो डिफरेंस ध्यान रखिएगा। वॉरशिप की बात आती है तो वॉरशिप अगर इंडियन सी में एंटर हो गया है तो उस पर भी आईपीसी नहीं अप्लाई होता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जहां तक बात है तो आपको पता है कि आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वहां पे इनको कुछ इम्यूनिटीज दी गई है, तो ये जो है वो इस जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्टेड होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सेक्शन 3 क्या है। सेक्शन 3 और 4 जो है ये दोनों ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब है कि जब इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस होता है, तो सेक्शन 3 को समझिएगा, क्योंकि सेक्शन 3 और 4 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है। सेक्शन 3 में
कोई भी पर्सन, याद रखिएगा यहाँ भी कोई भी पर्सन है, मतलब कि नेशनलिटी मटेरियल नहीं है, वो इंडियन भी हो सकता है और फॉरेनर भी हो सकता है। वो अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है इंडियन टेरिटरी के बाहर, लेकिन वो इंडियन लॉ से ट्राई होता है, तो उस ऑफेंस को ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में ही कमिट हुआ है। Means then a legal fiction is to be created and it is to be deemed that the person had committed the offense within the territory of इंडिया। सेक्शन 3 जो है वो एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है कि जब आपने ऑफेंस तो इंडिया के टेरिटरी के बाहर किया है, लेकिन उसको माना जाएगा कि आपने इंडिया में ही वो ऑफेंस कमिट किया है और आपके ऊपर जो है वो आईपीसी ही अप्लाई होगा। इसमें एक केस भी था रेमिया वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का। इसमें जो है इंडियन सिटीजन मर्डर्ड अनदर इंडियन सिटीजन इन अ फॉरेन कंट्री, और पुलिस जो है वो एफआईआर नोट नहीं कर रही थी इस ग्राउंड पे कि ये ऑफेंस जो है बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया हुआ है। पर कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था पुलिस को कि वो एफआईआर रजिस्टर करे और वो पूरी तरह से वैलिड है अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 का बहुत सीधा सा मतलब है कि आप इंडियन टेरिटरी के बाहर हो, लेकिन इंडियन लॉ में ही वो ट्राई हो रहा है, तो हम हमेशा मानेंगे कि वो ऑफेंस इंडिया में ही कमिट हुआ है। ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 4 पे आइए, तो सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 3 का ही एक्सटेंशन है। सेक्शन 4 में और एलिबरेट की गई है चीजें को, लेकिन डिफरेंस क्या है सेक्शन 4 में, आइए देखते हैं। इसमें 3 क्लॉजेस हैं सेक्शन 4 में। सबसे पहला क्लॉज जो है वो मेनली सिटीजन ऑफ इंडिया से डील करता है। इसमें आप देख लीजिएगा एकदम साफ साफ लिखा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। अब विदाउट और बियॉन्ड इंडिया का क्या मतलब है? बियॉन्ड इंडिया का मतलब है कि आप इंडियन गवर्नमेंट का जो सॉवरेन पावर है उससे आप पूरी तरह से बाहर चले गए हो, मतलब वो डायरेक्टली आप पे कोई कंट्रोल नहीं है और आप दूसरे स्टेट के सॉवरेन पावर के अंदर आ गए हो। विदाउट का मतलब है कि आप इंडिया की गवर्नमेंट की सॉवरेन पावर से तो बाहर चले गए हो, पर आप किसी और स्टेट की सॉवरेन पावर में नहीं हो। मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे किसी भी स्टेट का कोई लॉ नहीं अप्लाई होता है, तो ऐसा वो जगह होती है वहां पर। तो ये विद एंड विदाउट इंडिया का मतलब है। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीजन बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया जाकर के कोई भी एक्ट और ओमिशन करता है जो इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस है, तो वो जब भी इंडिया आएगा तो वो इंडियन पीनल कोड के अंदर प्रोसिक्यूटेड होगा। या तो वो एक्स्ट्राडिशन के थ्रू आ जाए इंडिया, और अगर वहां की जो लॉ है वो अगर उसको नहीं प्रोसिक्यूट कर पाती है, तो वो इंडिया में जहां भी पकड़ा जाएगा तो उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक समय पे उस पर 2 कंट्री के लॉ नहीं अप्लाई होंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए कि ए जो है वो इंडियन सिटीजन है और वो ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहां पे वो किसी का मर्डर कर देता है, चाहे वो किसी इंडियन का मर्डर कर दे चाहे वो किसी फॉरेनर का मर्डर कर दे। लेकिन जब भी वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा मर्डर के लिए और एक्स्ट्राडिशन के थ्रू अगर इंडिया है, तो सेक्शन 300 के अंदर जो है उसको कन्विक्ट किया जाएगा। लेकिन एक ही टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का लॉ और इंडिया का लॉ दोनों उसके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरी बात पे हम आते हैं, एनी पर्सन ऑन एनी शिप रजिस्टर्ड, शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अब मान लीजिए कि कोई भी शिप और एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और हम वो शिप और एयरक्राफ्ट जो है वो 2 देशों के बीच में है अपनी मतलब टेरिटरी के अंदर। अब उस शिप और एयरक्राफ्ट पे चाहे कोई इंडियन है चाहे वो किसी और कंट्री का, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू एक मालदीव का एग्जांपल लिया है, उन दोनों में से अगर किसी ने भी उस शिप और एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस किया तो वो आईपीसी के अंदर ही प्रोसिक्यूट होगा। यहाँ पे एनी पर्सन का वर्ड यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे अब इररिलेवेंट है कि आप इंडियन हैं कि किस कंट्री के हैं। रिलेवेंट क्या है कि वो शिप और एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो अगर आपने उस पर कोई ऑफेंस हुआ किया तो आईपीसी आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। मींस सेक्शन 4 का क्लॉज 2 जो है गिव्स एडमिरलिटी जुरिडिक्शन टू द इंडियन कोर्ट्स एंड पावर टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया।
ये जो एडमिरल्टी जुरिडिक्शन है ये एक्सटेंड होती है दो केसेस में, ऑफेंस कमिटेड ऑन इंडियन शिप ऑन द हाई सीज एंड ऑफेंस कमिटेड ऑन फॉरेन शिप इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। मतलब अगर कोई फॉरेन शिप इंडिया की टेरिटरी के वाटर में है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में है, तो भी अगर उस पे किसी ने ऑफेंस किया है, चाहे वो फॉरेनर हो या हमारा इंडियन हो, तो भले ही वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो इंडियन टेरिटरी में है, इसलिए उसके ऊपर इंडियन पीनल कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ए जो है वो कहता है कि द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। यहाँ पे ऑफेंस का मतलब है कि अगर आपने कोई भी एक्ट इंडिया के बाहर किया है तो उसको हमेशा ही माना जाएगा कि आपने अगर इंडिया में कमिट किया होता और आपको पनिशमेंट मिलती, तो आपने आउटसाइड इंडिया कमिट किया है तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब ए जो है वो अगर जाके वहां पे कंट्री में ऑफेंस किया तो वो लाइबल होगा। एक बात को और ध्यान रखिएगा, जो ये ऑफेंस वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 4 के पर्सपेक्टिव में दिया है, पूरे एक्ट के पर्सपेक्टिव में नहीं दिया है। वो सेक्शन 40 में ऑफेंस जो है वो अलग से डिस्कस किया गया है। इसका सब क्लॉज 3 देखते हैं हम। एनी पर्सन, यहाँ पे भी कोई भी पर्सन है, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी ऑफेंस कहीं पे भी हुआ हो, किसी भी कंट्री में हुआ हो, किसी भी टेरिटरी में हुआ हो, लेकिन अगर वो साइबर क्राइम है, मतलब किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है अगर उस क्राइम में, और उसका रिसोर्स जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, तो वो आईपीसी उस पे लगेगी और आईपीसी के अंदर वो लाइबल होगा। अब वो कंप्यूटर रिसोर्स अगर इंडिया में लोकेटेड है, तो अब चाहे उसको कोई इंडियन यूज कर रहा हो, चाहे कोई फॉरेनर यूज कर रहा हो, ये इमटेरियल है, इसीलिए यहाँ पे एनी पर्सन यूज किया गया है तो वो इक्वली लाइबल होगा। कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की क्लॉज 21K में डिफाइन किया गया है, जिसके हिसाब से कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब होता है मींस कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आप इनमें से कोई भी चीज का इस्तेमाल जो है उस क्राइम में करते हैं और उसका रिसोर्स इंडिया है, मतलब इनमें से किसी भी चीज का, तो आप जो है वो लाइबल होंगे आईपीसी के अंदर। सेक्शन 4 को समझ गए होंगे कि सेक्शन 4 में जो तीनों क्लॉज हैं वो तीनों क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है सेक्शन 4 में, जिसमें कहा गया है कि ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, ए जब ऑस्ट्रेलिया जाता है कोई ऑफेंस करता है, ये इलस्ट्रेशन सेक्शन 4 का वही है, सेम चीज है। अब हम आते हैं सेक्शन 88 सीआरपीसी पे। याद रखिएगा ये आईपीसी का नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि सीआरपीसी का सेक्शन है, आईपीसी का नहीं है। ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया में जो कोर्ट होती है उसका जुरिडिक्शन क्या है, कैसे है, तो सेक्शन 188 जो है वहां पे कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है किसी भी ऑफेंस का, अगर वो ऑफेंस जो है वो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कमिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो जरूरी हो जाता है। तो ये सेक्शन 88 जो है वो इंडियन कोर्ट्स को ये पावर देता है कि वो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 जो है वो इंडियन पीनल कोड का एक्सेप्शन है कि किनके ऊपर ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल्जर, सेलर्स, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज देयर आर डिफरेंट लॉ फॉर पनिशिंग सच पर्सनल। जो ये सोल्जर, ऑफिसर और सेलर्स होते हैं, इनके लिए इनके स्पेशल लॉ होते हैं जिसके अंदर ही वो प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं, तो इनके ऊपर में इंडियन पीनल कोड अप्लाई नहीं होता है। तो सेक्शन 5 जो है वो इस एक्ट का एक्सेप्शन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।